नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका जीलस अकेडमी में स्वागत करता हूं। जो हमारे अभी अप्रैल में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के, उसका आपको जो मैंने पिछली 5 वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस डिस्कशन आपके साथ किया था। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी तक के 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुए थे, उनको मैंने आपके सामने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ताकि आपकी जो प्री प्रिपरेशन है एग्ज़ाम से पहले वो आप आसानी से कर सकें। क्योंकि जितना भी सिलेबस आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जितना आपका अभी तक कंप्लीट हो चुका है, उसके बिहाफ पर आप पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, हमें एनालिसिस करना होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन सा सिलेबस में ज़्यादा वेटेज गेन करता है। तो वो चीज़ पहले से अगर पता चल जाती हैं तो काफ़ी आसान होता है कि जो हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्वेश्चन को फ्रेम करने में बहुत आसानी होती है। तो जो हमने सब्जेक्ट आपको पहले बता दिए थे कि ये हमारे सिलेबस है, ये हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रिपीटेड हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वेटेज है सिलेबस में। तो आज से हम जो हर एक सब्जेक्ट का जो डिफरेंट टॉपिक वाइज यूनिट वाइज हम कवर करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो आज उसी क्रम में सबसे पहले सब्जेक्ट जो हमारा है जूरिस्प्रूडेंस 2, जो कि पेपर कोड हमारा K2001 है, उसका आज हम यूनिट 1 कवर करेंगे। और यूनिट 1 हमारा जो क्या है, लीगल पर्सन है। तो ठीक है, उसके बारे में, लीगल पर्सन के बारे में हम डेप्थ में जानेंगे, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे, और कौन कौन से केसेस है जहाँ से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट निकले हैं, अराइज हुए हैं, वो हम चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले हम आपके सामने जो सिलेबस है उसको एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा यूनिट 1 था उसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। तो यूनिट 1 में जो हमारा लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन के हम नेचर पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, और थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनालिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़ेंगे, ठीक है, सोल कॉर्पोरेट पढ़ेंगे, और इसकी जो थ्योरीज हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की वो भी हम पढ़ेंगे, लीगल पर्सनालिटी का थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, और इनमें कौन कौन से कह सकते हैं कि जो डिफ्रेंसिएशन है, केसेस हैं, वो हम कम्प्लीटली डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे रहेगा, कि कैसे कैसे कंसेप्ट हमारा जो लीगल राइट और ड्यूटीज़ का है, जो ऑब्लिगेशन का है, वो कैसे कैसे एक्सपैंड होते गया है आगे तक। फिर वैसे ही फिर हम इसी सीरीज़ में हम जो पोजेशन ओनरशिप को एक वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है, लाइबिलिटी हम लेके आएंगे, देन लॉ एंड जस्टिस हो गया आपका। तो ये सभी जो यूनिट है हम कवर करते हुए चलेंगे 1 बाय 1। तो आज जो हम यूनिट कवर करने वाले हैं, लीगल पर्सन कवर करने वाले हैं, उसका नेचर, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनालिटी, ये हर चीज़ हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम डिस्कस करने से पहले हम चीज़ें देख लेते हैं कि जब जो पर्सोना होता है, मीन्स हम पर्सन्स लेके उसकी लीगल कैपेसिटीज़, मीन जैसे कह सकते हैं कि राइट एंड ड्यूटीज़ हो गया, कैसे कैसे उस पर ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो हम चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए जो एक इक्वेशन में फ्रेम्ड है, जैसे लीगल पर्सन इज इक्वल टू रिकॉग्नाइज एंटिटी कैपेबल ऑफ होल्डिंग राइट प्लस बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज, वही एक लीगल पर्सन होता है। अब पर्सन भी दो टाइप के हो जाते हैं, एक नेचुरल पर्सन हमारा हो जाता है, एक लीगल पर्सन हो जाता है। तो वो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जो इसमें ज्यूरिस का पर्सपेक्टिव था, कैसे कैसे उस चीज़ को एवॉल्व, जैसे सामन का व्यू था कि एनी बीइंग हु द लॉ रिकॉर्ड एज कैपेबल ऑफ राइट एंड बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज, मीन सामन का कहना था कि कोई भी बीइंग जिसको लॉ रिकॉर्ड करता हो, मतलब लॉ रिकॉर्ड करता हो ताकि उसके पास राइट है और वो उन लीगल ड्यूटीज़ पे वो बाउंड है। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि उस पर्सन के पास पर्टिकुलर राइट्स हैं और राइट के कंफर्म करते हुए उसके पास ड्यूटीज़ का भी ऑब्लिगेशन है, तो हम उसको जो कहेंगे वो लीगल पर्सन है। ठीक है, अब कीटोन का जो व्यू था, कीटोन का व्यू क्या था, एन एंटिटी टू विच राइट्स एंड ड्यूटीज मे बी एट्रीब्यूटेड, मीन्स कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको राइट और ड्यूटीज कंफर्म कर दी जाती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमने अभी आपको बात किया कि जो पर्सन होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा नेचुरल पर्सन हो गया, एक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। ठीक है, नेचुरल पर्सन का नेचर क्या होता है, वो ह्यूमन बींग्स होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग होता है जो कि नेचुरल पर्सनालिटी कवर करता है, तो नेचुरल पर्सन में हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग हो जाएगा। ठीक है, अब नेचुरल पर्सन में किसको कहेंगे, उसकी लाइफ साइकिल क्या रहेगी, वो मीन्स कह सकते हैं कि वो नेचुरली बॉर्न होगा, डाई नेचुरली होगा, और उसका जो एक कह सकते हैं कि लाइफ टाइम पीरियड होता है वो उसका शॉर्ट रहता है। अभी हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात करेंगे तो उसमें जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी इंक्रीज्ड है। अब इसमें क्या रहता है, काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि वो मॉर्टल कह सकते हैं, इमॉर्टल नहीं होता है, तो उसकी लिमिटेड लाइफ होती है, तो मॉर्टल होता है। फिर एग्जाम्पल में जैसे हम नेचुरल पर्सन का हम जो वी ह्यूमन बीइंग हो गए, तो वो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम नेचुरल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन वो है कि जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है एज अ लीगल पर्सन। ठीक है, वो एक इमेजिनरी और फिक्चियस बॉडी होती है जिसको लॉ द्वारा क्रिएट किया जाता है, कानून द्वारा उसको क्रिएट किया जाता है। अब इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो इसकी 100+ ईयर्स भी हो सकती है, और जैसे नेचुरल ह्यूमन बींग्स की हो सकती है कि जनरल 55 to 70 हो जाता है, तो इसके बीच में पर्सन एक कॉमनली सर्वाइव करता है। ठीक है, अब इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो लीगल प्रोसेस द्वारा क्रिएट भी की जाती है और लीगल प्रोसेस द्वारा डिस्ट्रॉय भी की जाती है। ठीक है, अब एग्जांपल में इसमें हो गए हमारे कॉरपोरेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, अब जब भी ये कभी लॉ वायलेट करेंगे तो इनके ऊपर भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं, इन पे भी जो सैंक्शन और पनिशमेंट होती है वो भी इम्पोज की जा सकती हैं। ठीक है, अब एक कॉमन डिफरेंस हम देख लेते हैं नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन जो होता है उसका फिजिकल बॉडी में एग्जिस्टेंस होता है, आर्टिफिशियल का कोई भी फिजिकल बॉडी में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दोनों ही राइट्स और ड्यूटीज उन पे इम्पोज होती हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, अब जो लीगल पर्सन है, हम क्योंकि यूनिट में लीगल पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम लीगल पर्सन को ब्रॉड व्यू से एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ पर हम लीगल पर्सन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है लीगल पर्सन का वो हम 3 पिलर्स में देखेंगे। पहला पिलर हमारा कॉर्पोरेशन हो गया जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन हो गया जो कि एक सोल बॉडी किसी फंक्शन को कार्य करने के लिए वो चीज़ एस्टेब्लिश्ड होती है। फिर एक फंड और स्टेट हो गया, तो इसको हम 1 by 1 कवर करते हुए चलेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। अब जब हम बात करते हैं कॉरपोरेशन की, तो कॉरपोरेशन में 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कॉरपोरेशन एग्रीगेट हो गया, कॉरपोरेशन सोल हो गया। कॉरपोरेशन एग्रीगेट का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कि एक सिंगल एंटाइटी बनाते हैं वर्किंग के लिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए एग्जांपल में कह लेते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि सिंगल लीगल फिक्शन है, लेकिन इसमें डिफरेंट ग्रुप यूनाइटेड हैं डिफरेंट डिफरेंट कार्य करने के लिए। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉरपोरेशन सोल की, तो इसमें क्या होता है कि एक सोल बॉडी होती है, उसमें क्या हो, उसमें पर्सन अपॉइंट होता है, पर्सन फिर उस पोजीशन को लीव करता है, लेकिन वो इंटाइटी वहीं की सेम रहती है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल में हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो चेयर होती है उसकी बात करते हैं, ये पोजीशन की बात करते हैं हम। ठीक है, प्रेसिडेंट की पोजीशन हो गई, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हो गई, तो जो प्रेसिडेंट पे जो पर्सन अपॉइंट होगा, ठीक है, उसका एक टाइम टेन्योर होगा, वो उस पर्टिकुलर टेन्योर के बाद वो वहां से रिलीव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पर्सन उसी जो पोजीशन है उस पर आएगा, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोल। ठीक है, अब इसको हम अगर आसान भाषा में देखें तो ये एक लीगल पोजीशन है या ऑफिस है। ठीक है, इसमें जो ह्यूमन होता है, जैसे मान के चलिए जो भी पर्सन होता है जो इस पोजीशन पे आता है वो चेंज हुआ करता है, लेकिन जो लीगल इंटाइटी है, जो सीट है, वो कभी नहीं चेंज होती है, वो वैसे के वैसे ही बरकरार रहती है। ठीक है, अभी जब हम राइटिंग पार्ट इसमें देखेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट किया था थ्योरी प्लस राइटिंग प्लस क्वेश्चन का एनालिसिस, सेम प्रोसेस से ये भी अब सेकंड सेमेस्टर का भी स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट कर ही चुके हैं। तो अभी थ्योरेटिकल चल रहा है, तो थ्योरेटिकल के बाद भी हम इसका डेप्थ में क्लासिफिकेशन राइटिंग पार्ट में हम देखेंगे, और फिर जो इस यूनिट से रिलेटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा।
तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कहीं भी अगर डाउट होता है तो वो आप जरूर उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, पिलर 2 की हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारा इंस्टीट्यूशन हो गया, जो कि एज वर्क काम करता है इंडिविजुअल, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें कुछ ग्रुप ऑफ बॉडीज होती हैं जो कि एक साथ आके एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कॉलेज हो गया, लाइब्रेरीज हो गए, मॉस्क हो गए, चर्च हो गए, तो ये हमारे इंस्टीट्यूशन में आते हैं, ठीक है। अब इनकी लीगल रियलिटी क्या होती है, अब इनको लॉ ग्रांट्स तो करता है कि ये नॉन ह्यूमन इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है, ये मीन्स इंडिपेंडेंट पावर इसमें होल्ड, राइट, अपने जो राइट्स होते हैं उनको होल्ड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, और इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी इन पे सब्जेक्ट कन्फर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा फंड और ई स्टेट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये जो इसका कंसेप्ट है वो ये कह सकते हैं कि मान के चलिए कोई एक स्पेसिफिक फंड है, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर यूज के लिए उसको रिजर्व रखा गया है, तो वो हमारा क्या रहेगा, हो जाएगा, वो हमारा पर्सनिफाइड फंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ डिजीज पर्सन, जैसे मान के चलो डिजीज पर्सन होता है, उसको जो फंड गवर्नमेंट सप्लाई करती है वो हमारा इसी में सिक्योर्ड रहता है, ठीक है। अब जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन के नाम पे कुछ जो अमाउंट है वो सिक्योर किया गया है, तो वो हमारा इसमें गवर्न होता है। फिर जो चैरिटेबल ट्रस्ट फंड होता है वो भी इसी फंड में रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। अब लीगल रियलिटी की जब हम बात कर लेते हैं कि वो वेल्थ जो कि उस पर्सन जो मतलब जो वेल्थ पर्सन का वेल्थ है वो इंश्योर करता है ताकि वो उसको लीगल पर्पस के लिए आगे उसको इस्तेमाल कर सके, तो वो हमारा लीगल जो वेल्थ होता है वो उस काम में आता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, अब लीगल फिक्शन की बात करते हैं, तो अभी तो हमने पढ़ लिया कि नेचुरल पर्सन हो गया हमारा लीगल, और ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जो लीगल फिक्शन है, मतलब लीगल द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त है, उसमें क्या ये फैक्टर भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि मान के चलिए अनबॉर्न चिल्ड्रन हो गया, उनके क्या राइट्स हैं, आइडल्स है, एनिमल्स हो गए, द डेड हो गए, तो इनमें जो है इनके भी क्या लीगल फिक्शन, इनको लॉ गवर्न करता है एज अ लीगल पर्सन, तो इनको भी हम ब्रेक डाउन करके वन बाय वन देखते हैं। अब जो पहला हम देखते हैं, जो केस देखते हैं वो हम एनिमल का देखते हैं, ठीक है। अगर एनिमल की बात करें, लीगल उनकी इंडाइटी जो होती है उन पे कोई भी राइट एंड ड्यूटी मॉडर्न टाइम में कोई कन्फर्म नहीं है, मीन्स वो कोई, क्योंकि वो कहीं पर अपना कह सकते हैं जस्टिस के लिए कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं, तो उनकी जो मॉडर्न टाइम में आज की जब हम बात करें तो उनमें उनकी कोई राइट एंड ड्यूटीज़ नहीं होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पर उनको चीज़ें जस्टिस मिल सकता है, वो हमें अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन जब हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, जब पुराने काल में बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो एनिमल्स थे, ठीक है, उनके उस टाइम पे इनका कंटेस्ट था, अगर ये एनिमल द्वारा कुछ भी एक्ट किया जा सकता है, किसी को बाइट कर लिया या एनिमल द्वारा डेथ हो गई है, तो उनको सेंटेंस, उनको पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन ये आज के कॉन्सेप्ट में इसमें क्या है कि जो इनका जो राइट्स है वो ह्यूमन द्वारा गवर्न किया जाता है। जैसे मान के चलिए किसी का पेट है, जैसे डॉग हो गया, ये एक ह्यूमन का पेट हो, अगर किसी पर्सन पर्टिकुलर ह्यूमन का पेट है और उस डॉग द्वारा डॉग ने किसी को बाइट कर लिया, तो वो जो पर्सन रहेगा उस पर्सन के खिलाफ उसको सू करेगा कि आपके पेट ने इसको बाइट किया है, तो आप इसके लिए लायबल हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आज के मॉडर्न टाइम में वर्क करती हैं। अब इनका प्रोटेक्शन, जो इनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट बना हुआ है हमारे इंडिया में, तो उनके तहत जो एनिमल्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है। अब जैसे मैंने बात की, अगर कोई किसी पर्सन का पेट है, वो किसी को बाइट कर लेता है, तो उसमें लायबल ठहराया जा सकता है। देखिए मेंशन में मैंने किया हुआ, इफ एन एनिमल कॉजेज इंजरी लायबिलिटी फॉल्स एंटायरली ऑन द ह्यूमन ओनर, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन की जो राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं वो गवर्न करती हैं एनिमल्स के द्वारा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लीगल स्टेटस है डेड पर्सन का, ठीक है। जब तक वो लिविंग पर्सन होता है तब तक उसकी राइट और लाइबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं। लेकिन जैसे ही पर्सन की डेथ हो जाती है, वैसे ही वो जो उसकी ड्यूटीज होती हैं वो सीज हो जाती हैं। मीन्स कि जो कह सकते हैं कि जो डेड पर्सन है उस टाइम जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो अपने पर्सनालिटी होती है, जो राइट्स होती हैं, वो उसी टाइम जैसे ही डेथ होता है उस टाइम उसकी इमिडिएटली सीज हो जाती हैं। लेकिन अब इसका लीगल स्टेटस कैसे दिया जाता है अभी के मॉडर्न टाइम में? तो इसमें जो लीगल डेथ पर्सन की है उसकी बॉडी, रेपुटेशन और स्टेट में प्रोटेक्शन लॉ द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो डिग्निटी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक रेस्पेक्ट देने की है कि किसी भी डेथ पर्सन को भी एक डिग्निटी है, उसको सही तरीके से दाह संस्कार रिस्पेक्टेड मैनर्स में उसको कराया जाए। तो ये भी राइट हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे रेपुटेशन की बात करते हैं, रेपुटेशन में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेमेशन है। कोई अगर उसकी इंसल्ट करता है डेड बॉडी की, तो उसके खिलाफ जो जो भी पनिशमेंट रहेगी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो लीगल स्टेटस ऑफ डेथ पर्सन है वो इसमें गवर्न होता है कि मतलब उसकी जो बॉडी के है, रेपुटेशन के स्टेट में प्रोटेक्शन दी जाती है। देन अब बात करते हैं लीगल स्टेटस ऑफ द अनबॉर्न पर्सन क्या होता है। तो अनबॉर्न पर्सन बेसिकली लॉ में कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि उसको लीगल स्टेटस दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशनल चीज़ें हैं जिसमें इसको लीगल पर्सन कहा जाता है। जैसे कि लीगल फिक्शन में अगर हम बात करें तो अगर जो चाइल्ड है वो अगर वुमेन्स के वॉर्म में रहता है, ठीक है, गर्भ में रहता है, तो उसको मान लिया जाता है कि वो जो उसका जो इंटरेस्ट है, फ्यूचर इंटरेस्ट है, वो लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी राइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो अंडर हिंदू लॉ में जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसका जो शेयर होता है, जैसे ही वो वॉर्म में जो चाइल्ड होता है अपना रिसेप ले लेता है, वैसे ही उसका प्रॉपर्टी में उसका शेयर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब जो इसमें क्रिमिनल प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं तो क्रिमिनल में जो पुराना जो आईपीसी में सेक्शन दिया हुआ था 312 से लेकर 318 तक, तो उसमें ये जो अनबॉर्न पर्सन के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। और जो इसमें एक्सेप्शन जो दिया गया है उसमें यह है कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को सेंटेंस डेथ की हुई है और एजुकेशन जो रहेगा वो डिलीट किया जाएगा जब तक कि वो पर्सन एक उसकी पर्टिकुलर डिलीवरी नहीं हुई, तब तक वो जो पर्सन जिसको सेंटेंस ऑफ डेथ दी गई थी वो उसको फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही पर्सन बॉर्न होता है वैसे ही वो जो सेंटेंस ऑफ डेथ की जो पनिशमेंट होती है वो उस पर अप्लाई हो जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट केस रहेगा, अब उसमें बात कर लेते हैं जो लीगल स्टेटस है आइडियल का, जो हमारे स्टैच्यूज हो गए, ठीक है, कह सकते हैं आइडियल्स हो गए, और जो हमारे से चर्च हो गए, मॉस्क हो गए, गुरुद्वारा हो गए, क्या ये भी लीगल स्टेटस में काउंट होते हैं? क्या इनका भी लॉ द्वारा इनमें लीगल एज अ पर्सन माना गया है? तो इसमें जब स्टेटस की जब बात करते हैं तो इसमें जो आइडल है, अभी मैं केस की बात करूंगा, जब हम राइटिंग पार्ट में जाएंगे तब केस की जैसे हम बात करते हैं, जो केस था परमनाथ मलिक वर्सेस प्रद्युम्न कुमार मलिक में, इसमें यह आया था कि जो आइडल हैं उनको ज्यूरिस्टिक पर्सन का दर्जा दिया गया था। तो आइडल को ज्यूरिस्टिक और आर्टिफिशियल जो लीगल पर्सन है इसमें बोला गया था कि हाँ, आइडल द्वारा जो वो होल्डिंग जो प्रॉपर्टी है उनको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी केस बताया परमनाथ मलिक वर्सेस प्रद्युम्न कुमार मलिक, इसमें जो आइडल को तो ज्यूरिस्टिक पर्सन उसको ग्रांट किया था, ठीक है। क्योंकि जो आइडल होते हैं वो अपने आप में एक्ट नहीं करते हैं, तो इनका एक जो गार्जियन होता है वो अपॉइंट किया जाता है, और जो गार्जियन कौन होता है, वहाँ का प्रीस्ट होता है, जो कि आइडल के जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करता है, और जो उसके अंडर में जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी वो एडमिनिस्टर करता है। अब एक बार हम कंप्लीटली एक वन शॉट में देख लेते हैं कि जो लीगल पर्सन कौन है, कौन प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, और जो
मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन है वो कैसे कैसे अवेलेबल है, तो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जो हमने अभी बात किया था एनिमल की, डेथ पर्सन की, अनबॉर्न चाइल्ड की, आइडियल्स की, तो लीगल पर्सन इसमें से कौन कौन है? अनबॉर्न चाइल्ड है लेकिन उसमें कंडीशन इम्पोज्ड है, और आइडियल को ज्यूरिस्टिक पर्सन, इसमें लीगल पर्सन दो ही को माना गया है, और जिसमें नहीं माना गया है वो हमारे एनिमल्स हैं और डेड पर्सन है। ठीक है। कैन इट होल्ड प्रॉपर्टी? अब प्रॉपर्टी कौन कौन होल्ड कर सकता है? तो प्रॉपर्टी अनबॉर्न चाइल्ड हो गया, आइडल्स हो गया। अगर अनबॉर्न चाइल्ड की उसमें अगर कोई भी प्रॉपर्टी वेस्ट की गई है, कोई इसमें गिफ्ट किया गया है, तभी वो प्रॉपर्टी उसमें होल्ड हो सकती है, नहीं तो ऐसे किसी भी केस में होल्ड नहीं हो सकती है। ठीक है। और जो आइडल्स हैं वही प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। अब जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, तो पुराने आईपीसी में सेक्शन 312 से 318 तक जो प्रोटेक्शन है वो अनबॉर्न चाइल्ड को दी गई है, और इसमें जो प्रोटेक्शन है वो गार्जियन और प्रीस्ट को दी गई है। ठीक है, एज अ मैनेजर। और जो प्रोटेक्शन है एनिमल्स की वो ओनर्स की लाइबिलिटी पे है। डेड पर्सन की प्रोटेक्शन कैसे है? उनकी बॉडी की है, रेपुटेशन की है, और उनकी स्टेट की, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसको हम पोस्थुमस राइट बोलते हैं, जिसमें हमारा बॉडी, रेपुटेशन और स्टेट कवर्ड होता है। ठीक है। अब जब हम प्रॉपर्टी की होल्ड की बात करते हैं तो इसमें एनिमल और डेड पर्सन नहीं है। जैसे ये पर्सन की डेथ होती है, उसका जो स्टेट होता है वो हैंडओवर होता है नेक्स्ट पार्टी को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंपैरिजन देख लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम चलते हैं, तो जो अभी हमने जब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़ा था, तो उसमें हमने कॉर्पोरेशन एग्रीगेट, कॉर्पोरेशन सोल हमने पढ़ा था। तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की, जब हमारा एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी लिखिए, ठीक है, तो उसमें जो ये 5 टाइप्स की थ्योरीज हैं ये आपको उसमें मेंशन करनी रहेगी। पहली कौन सी है? फिक्सन थ्योरी है, जिसको किसने दिया था, किसने प्रपोन किया था? सेवेग्नी और सार्मन ने। ठीक है। रियलिस्ट थ्योरी हो गया आपके गिरक और पॉलॉक ने किया था। कंसेशन थ्योरी आपके सामंड और डाइसी ने प्रपोन किया था। पर्पस थ्योरी ब्रिन्स और बेकर ने बोला था। ठीक है। और जो ब्रैकेट थ्योरी है वो आयरिंग द्वारा दी गई थी। अब इसमें हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि फिक्सन थ्योरी का क्या कहना था। ठीक है। तो फिक्सन थ्योरी का कहना था कि पर्सनालिटी इज मेयर इम्प्यूटेड ओनली ह्यूमंस आर नेचुरल, मीन जो भी नेचुरली जो ह्यूमंस है उन्हीं में जो पर्सनालिटी है वो कह सकते हैं कि इम्पोज्ड है। ठीक है। अब इसका व्यू क्या था एंटाइटी का? प्योर लीगल फैब्रिकेशन एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है। अब रियलिस्ट थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें कॉरपोरेशन को बोला गया था कि उनका रियल माइंड है, उनकी विल है, उनके पावर है। ठीक है। ये रियलिस्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? गेर्क और पोलॉक द्वारा। ठीक है। इसमें यह बोला गया था कि जो लॉ है उसको, जो लॉ ने इन चीज़ों को, मतलब जो कॉरपोरेशन है, इनको मेरली रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, उनको क्रिएट नहीं किया हुआ है। कंसेशन थ्योरी में क्या था? जो सामन और डाइसी ने दिया गया था, इसमें सॉवरेन स्टेट के बारे में बोला गया था कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज है उनको प्रिविलेज दी जा सकती हैं। जैसे कि मान के चले कोई जो जैसे हमारे ज्यूरिस्टिक जो पावर होती हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, वो उनके पास राइट्स होता है कि कहाँ पर वो अपनी पावर अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसमें इस थ्योरी का जो वर्ड है कंसेशन। ठीक है। कंसेशन मीन्स क्या होता है कि एक प्रिविलेज दी जाती है, एक कोई स्पेशल प्रिविलेज हो गई जिसमें कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को दी जाती है। अब जैसे रियलिस्ट थ्योरी का क्या हो गया? रियलिस्ट मीन्स रियल पर्सन की तरह उसको माना जाता है। फिक्शन मीन्स काल्पनिक, मतलब एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं है, सिर्फ लॉ, आइज ऑफ लॉ में एग्जिस्ट है, सिर्फ वो काल्पनिक है। ठीक है। पर्पस थ्योरी मीन्स कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जो कॉर्पोरेट है पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना हुआ है। तो उसमें जो प्रपोनेंट थे वो कौन कौन से थे? ब्रिन्स और बेकर थे, जिन्होंने ये बोला था कि ओनली ह्यूमंस जो हैं वही पर्सन है, और फिक्शन आर जस्ट प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। मीन्स जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में वो, मतलब एज अ फिक्शन उनको काउंट किया गया था। ठीक है। अब जैसे इसमें बात कर लेते हैं जिनको व्यू किया था। सब्जेक्टलेस प्रॉपर्टीज सर्विंग अ स्पेसिफिक लीगल पर्पस, मीन जो भी की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिस काम के लिए वो बनाई गई हैं वो एक पर्टिकुलर लीगल, एक कानूनी आयाम के अंतर्गत वो स्पेसिफिक पर्पस में वो काम कर रही है। मीन्स कह सकते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क में वो बॉडी काम कर रही है, और वो जो स्टैब्लिश हुई है स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही वो बनी है। ठीक है। अब जो ब्रैकेट थ्योरी जो आयरिंग द्वारा दी गई थी, ठीक है, इसमें क्या था? मेंबर्स आर द रियल
बियरर्स ऑफ द राइट, कॉर्पोरेशन इज अ सिंबल। ठीक है, अब इसमें बोला गया था जो भी कॉर्पोरेशन में जो मेंबर्स हैं वो राइट्स के रियल बियरर हैं, और जो कॉर्पोरेशन है वो तो मान के चलिए कह सकते हैं कि एक सिंबल है। ब्रैकेट में क्या होता है कि ब्रैकेट में आपने देखा होगा जब हम कॉपीज में ब्रैकेट बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी रहती है वो उसके इंक्लोज में होती है। वैसे ही जो भी कॉरपोरेशन है वो एक हमारा ब्रैकेट हो गया, और उसके अंतर्गत जो भी मेंबर्स हैं उनके सोल राइट्स होते हैं, वो राइट्स के बियरर होते हैं, मीन्स जो अधिकार उनके होते हैं वही वो गवर्न करते हैं। अब इसका भी का इस थ्योरी का व्यू क्या था, एन इकोनॉमिक डिवाइस ब्रैकेट प्लेस अराउंड मेंबर ऑफ कन्वीनियंस, मीन्स जो भी मेंबर्स हैं उनके कन्वीनियंस के अनुसार वो ब्रैकेट वहाँ पर लगाए जाते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि कौन से मेंबर कौन सा राइट अपना कंफर्म कर सकता है, तो ये उस चीज़ों में डिफाइन किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन हमारा बनता है जब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़ते हैं तो इसमें एक और जो टॉपिक है हमारा निकल के आता है, जैसे कि हमारा डबल कैपेसिटी, डबल पर्सनालिटी हो, क्या चीज़ें होती हैं, ये भी पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं हम। अब जैसे कि हम मान के चलते हैं कि जो जैसे मान के चलिए मैं हूँ, ठीक है, तो मेरी एक सिंगल पर्सनालिटी है, लेकिन अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ, जैसे मान के चलिए मैं भी तो एक सिंगल पर्सनालिटी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी पोजीशन पे कह सकते हैं कि एक लॉयर हूँ, कहीं पर साइंटिस्ट हूँ, कहीं पर सोशलिस्ट हूँ, तो ये मेरी क्या है कि मेरी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ हो गई, लेकिन मैं पर्सन सिंगल ही हूँ। तो जो हमारी पर्सनालिटीज़ होती है वो हमारी सिंगल ही पर्सनालिटी होती है, लेकिन हम जो कैपेसिटीज़ होती है हम उसमें डुअल कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो डुअल पर्सनालिटी में या डुअल कैपेसिटी में हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन हमारा तो सिंगल पर्सनालिटी में ही होगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश लॉ में स्ट्रिक्टली ये बताया गया है कि जो पर्सनालिटी है वो सिंगुलर पर्सनालिटी रहेगी। ठीक है, डबल पर्सनालिटी वहां पर भी रिजेक्टेड है। ठीक है, और जो कैपेसिटी की हम जब डबल कैपेसिटी की बात करते हैं, जैसे इसमें जो इमेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सिटीजन है, वो पर्सन जो जज है, मान के चलिए कोई पर्सन जज है, वो पहले तो एक सिटीजन है और बाद में फिर वो जज है। ठीक है, तो उसकी क्या हो गई, डबल कैपेसिटी हो गई। फिर कोई एक पर्सन है जो ट्रस्टी में काम कर रहा है, तो पहले से ही पहले वो पर्सन एक सिंगुलर पर्सनालिटी है, फिर वो ट्रस्टी का मेंबर है। ठीक है, ऐसा ही कंपनी का डायरेक्टर हो गया। ठीक है, तो एक पर्सन डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज होल्ड कर सकता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये जो अभी तक जितना हमने ये फ्रेमवर्क पढ़ा, ठीक है, इसमें हमने ये जाना कि जो डिफरेंट डिफरेंट लीगल पर्सन्स हैं, ठीक है, जो एक तो हमने नेचुरल पर्सन के बारे में बात किया, एक हमने आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में बात किया। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन हमारा वही हो गया, लीगल पर्सन हो जाता है, ठीक है, जिसको लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसका फिजिकल बॉडी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नेचुरल पर्सन क्या होता है कि उसका एक पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी होती है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट लीव होता है, और जो हमारा लीगल पर्सन होता है उसकी जो लाइफ होती है वो लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज होती है, वो 100+ ईयर्स भी हो सकती है। ठीक है, और उसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस एज अ बॉडी नहीं होता है। फिर हमने जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थी कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज़ की वो हमने पढ़ी। ठीक है, फिर हमने जो डबल कैपेसिटी और डबल पर्सनालिटी का हमने जो डिस्कशन किया वो भी हमने कर लिया। फिर जो नेक्स्ट जो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट था, जो पेपर में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, कि लीगल पर्सन का स्टेटस क्या है एज अ लीगल पर्सन। ठीक है, अनबॉर्न पर्सन का स्टेटस क्या है, डेड पर्सन का स्टेटस क्या है, और जो हमारे आइडियल हैं उनका स्टेटस क्या है। तो वो भी चीज़ें हमने कवर कर लिया, कौन सी चीज़ें लीगल एंटाइटी में गवर्न होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक साथ मिलकर ही सोसाइटी में काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं, जो हमारा जो राइटिंग पार्ट रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब राइटिंग पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि जब हम बात करते हैं कॉरपोरेशन की, ठीक है, कॉरपोरेशन मीन्स कैसे, कॉरपोरेशन एक हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, जब कई पर्सन एक साथ मिलकर कोई एक चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं तो हम उसको कॉरपोरेशन बोलते हैं, और वो हमारा क्या होता है, कॉरपोरेशन एग्रीगेट होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ कंपनीज एक साथ मिलकर काम करती हैं। अब इसमें ये होता है कि एक और कॉन्सेप्ट इसमें है, वो चीज़ मैं बताना भूल गया था, कि जो हमारा कभी कभी होता है कि जो कंपनी होती है पार्टिकुलर, ठीक है, वो इस्टेब्लिश तो हो जाती है, लेकिन बाद में उसका कुछ ऐसा एक्ट होता है कि वो कहा जाता है कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है,
तो उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है, उसका नेचर क्या है, उसका वर्क क्या है, उसको जानने के लिए इसमें एक डॉक्ट्रिन है, वो क्या कहते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेशन वेल। ठीक है, कि हम कब कौन से कंडीशन पे जो कंपनी का, कॉरपोरेशन का, वो हम वेल कह सकते हैं, घूंघट कब उठा सकते हैं। ठीक है, ताकि उसका हमें नेचर पता चल सके, उसका ऑब्जेक्ट हमें पता चल सके। तो वो भी चीज़ें हम अभी जब थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट होगा तो उसमें हम केसेस के साथ उसको कवर करते हुए चलेंगे। उसमें जो 4 और 5 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करते हुए चलूँगा। जैसे मान के चलिए एक फ्रेमवर्क में आपको बता देता हूँ, प्रिविलेज हो गया, ठीक है, वो उसकी एजेंसी में क्या उसकी रियलिटी है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है कि नहीं वो। ठीक है, अब उसका जो करेक्टर और रियल करेक्टर और स्टेटस ऑफ कंपनी है उसको देखने के लिए वेल लिफ्ट किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, वो अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट जैसे ही स्टार्ट करेंगे वो हम इसमें धीरे धीरे उसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा राइटिंग पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट था, यूनिट हमारा क्या था, लीगल पर्सन हमारा यूनिट था। यूनिट फर्स्ट जो हमारा है, तो सबसे पहले है जो पर्सन की डिफिनेशन है वो हम एक बार देख लेते हैं। पर्सन एक्चुअली में किसे कहते हैं। ये आपका पर्सन हो गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड में इसको क्या कहते हैं, पर्सोना। ठीक है, अब जब हम पर्सोना की बात करते हैं तो पर्सोना का मतलब क्या होता है। पर्सोना का मतलब होता है कि वो लोग, दोज हु रिकॉग्नाइज बाय लॉ। ठीक है, मतलब लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज बाय लॉ। अब रिकॉग्नाइज बाय लॉ किया जाता है, मतलब लॉ के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए किया जाता है, कैपेबल ऑफ हैविंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, ये हमारी जो डिफिनेशन है वो हमारी डिफिनेशन पर्सन की हो गई है, जिसमें फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पर्सन जो हमारा वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। और लैटिन वर्ड में इसको कौन से टर्मिनोलॉजी से जाना जाता है, पर्सोना। अब पर्सोना में पर्सोना की जब हम डिफिनेशन देखते हैं तो पर्सोना का मतलब क्या होता है, दोज हु रिकॉग्नाइज बाय लॉ, मीन्स लॉ के द्वारा जिन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। किया जाता है किस चीज के लिए, क्योंकि वो कैपेबल है लीगल राइट्स और ड्यूटीज बियर करने के लिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो पर्सन की डिफिनेशन हो गई है वो हमने देख लिया। अब जो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं, जो ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है लीगल पर्सन के बारे में। अब यही जब हम लीगल पर्सन की बात कर लेते हैं, एक बार वो भी हम देख लेते हैं। लीगल पर्सन की बात कर लेते हैं, तो जो अभी हमने पर्सन की बात किया, ठीक है, अब पर्सन में भी रिकॉग्नाइज बाय लॉ होता है, जो कि कैपेबल होते हैं हैविंग लीगल राइट्स और ड्यूटीज के। ठीक है, लीगल पर्सन में भी होता है, लेकिन वो लीगल पर्सन किसके में होते हैं, मतलब आई ऑफ लॉ की नजर में वो एज अ लीगल पर्सन होते हैं। और जैसे कि जो हमारा अभी हम जो पर्सन की क्लासिफिकेशन है वो हम करेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि लीगल पर्सन लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी जो नॉर्मल पर्सन होता है उसकी तरह उसकी भी राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं उन्होंने क्या डिफिनेशन दिया है पर्सन की। आज जब हम डिफरेंट डिफरेंट थिंकर की बात करते हैं तो हम 4 थिंकर की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास हो गए सबसे पहले सामंड हो गए, साविग्नी हो गए, ग्रे हो गए और ऑस्टिन हो गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या कहा है पर्सन के बारे में, उन्होंने अपनी थिंकिंग में क्या कहा है वो हम देख लेते हैं। सामंड ने कहा है कि अ पर्सन मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसको लॉ रिगार्ड करता हो, मीन्स कानून उसको रिगार्ड करता हो,
किस चीज के लिए? कैपेबल ऑफ राइट्स एंड बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज, बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सामान्य के अनुसार जो पर्सन की डिफिनेशन है वो क्या है? अ पर्सन हु लॉ रिगार्ड एज कैपेबल ऑफ राइट एंड बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज। ये सामान्य का कहना था कि ऐसा पर्सन जिसको लॉ रिगार्ड करता हो और वो लॉ के द्वारा अगर उसको रिगार्ड किया जा रहा है तो वो कैपेबल है राइट्स को बियर करने के लिए, और वो अगर उसके पास राइट्स हैं तो वो बाउंड है लीगल ड्यूटीज को भी फॉलो करने के लिए। ठीक है। अब सेवनी ने क्या कहा था? सेवनी ने पर्सन को सब्जेक्ट कहा था। ठीक है। अब पर्सन को उन्होंने सब्जेक्ट कहा था। सब्जेक्ट को उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा सब्जेक्ट जो कि बियर होगा किस चीज के लिए? राइट मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास अधिकार होंगे, अधिकार धारक जिसको कह सकते हैं, कि ऐसा ऐसा पर्सन जो कि सब्जेक्ट है अधिकार धारण करने के लिए। अब जब हम ग्रे की बात करते हैं तो ग्रे ने जो पर्सन को कहा है उन्होंने इसको एंटाइटी कहा है। मींस अ पर्सन इज सच अ एंटाइटी। ठीक है। अ पर्सन इज एन एंटाइटी टू विच राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स and duties may be attributed। means पर्सन एक सब्जेक्ट है, मान के कह सकते हैं पर्सन एक एंटाइटी है जो कि जिसे राइट्स और ड्यूटीज एट्रीब्यूट किए जाते हैं। मींस उसको उसको दिए जाते हैं, वो बाइंडिंग होता है, एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब ऑस्टिन के अनुसार जो पर्सन की डिफिनेशन है, ऑस्टिन ने कहा था पर्सन को उन्होंने फिजिकल और नेचुरल पर्सन उन्होंने बोला है कि जो पर्सन होना चाहिए वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और नेचुरल पर्सन होना चाहिए। फिर अब यहाँ पर फिजिकल और नेचुरल पर्सन तो हो गया, फिर उन्होंने बोला था कि ये जो फिजिकल और नेचुरल पर्सन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो ह्यूमन होना चाहिए। ये ऑस्टिन की डिफिनेशन थी पर्सन के बारे में। तो अभी तक ये पेपर में भी आता है कि जब हम पर्सन के जब हम कभी कभी पूछ लेता है शॉर्ट में कि लीगल पर्सन की आप डिफिनेशन बताइए, तो लीगल पर्सन में आप चीज़ों को बता सकते हैं कि वो जब मैं अभी क्लासिफिकेशन में बताऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब कभी पर्सन के बारे में, डिफाइंड पर्सन के बारे में आता है तो ये आपको फोर्थ थिंकर के बारे में लिखना है कि उन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं पर्सन के बारे में। ठीक है। अब चलिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, काइंड की बात करते हैं, तो काइंड में हमारे पास दो हैं। एक तो हमारा नेचुरल पर्सन हो गया जो कि हम हैं, नेचुरल पर्सन हो गया, और दूसरे हमारे पास आता है लीगल पर्सन। अब लीगल पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में और भी कहा जाता है। लीगल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन, और ज्यूरिस्टिक पर्सन। ठीक है, ज्यूरिस्टिक पर्सन। अब नेचुरल पर्सन में बात कर लेते हैं। नेचुरल पर्सन में कौन आ जाते हैं? ह्यूमन बीइंग आते हैं। ठीक है, जिनका ह्यूमन बीइंग में एक बार देखें तो क्या होती है? फिजिकल बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी होती है। ठीक है, फिजिकल बॉडी हो गया आपका, प्लस शॉर्ट लीव होती है उनकी। ठीक है, और इसमें जो कैपेसिटी होती है सीव एंड, वो किसी के पर्सन के खिलाफ वाद दाखिल भी कर सकते हैं। सीव एंड सीव्ड पर्सन होते हैं वो। ठीक है, वो मतलब कर सकते हैं। अब जब हम लीगल पर्सन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन की बात करते हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें लॉ रिकॉग्नाइज
करता है। क्योंकि मान के चलिए अगर कोई कंपनी अगर कोई लॉ वायलेट करती है तो हम उसके खिलाफ कैसे केस अगर दाखिल करेंगे, अगर वो लीगल पर्सन नहीं है, अगर वो लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ऐसे तो कंपनी डायरेक्टली मना कर देगी, तो हम तो लीगल पर्सन है ही नहीं, तो हमारे खिलाफ तो बात दाखिल किया नहीं जा सकता। तो ऐसे में जो बाकी एंटिटी होती हैं उनको लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये जो लीगल पर्सन है ये एग्जिस्टेंस किसके अंतर्गत में ही है, सिर्फ आई ऑफ द लॉ में ही, मीन्स कानून की आंखों में, कानून की नज़रों में ही जो आर्टिफिशियल हो गए, लीगल पर्सन हो गए, ज्यूरिस्टिक पर्सन हो गए, इनको एज अ पर्सन डिनोट किया है। और जो नेचुरल पर्सन के जो हमारे राइट्स और ड्यूटीज हो गए, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, वही ड्यूटीज हमारे लीगल पर्सन में भी इम्पोज की जाती हैं। अब चलिए, नेचुरल पर्सन तो हमने देख लिया कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसमें शॉर्ट लिव है, मीन्स कि जो इसकी एवरेज जो लिविंग लाइफ स्पैन है वो अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स है। और जो लीगल पर्सन की है वो 100+ ईयर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उसमें लीगल पर्सन में हम कंपनी भी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, फंड स्टेट भी कह सकते हैं, और इसमें कॉरपोरेशन, एग्रीगेट कॉरपोरेशन, सोल हो गया, ये सब चीज़ें लीगल पर्सन में काउंट होती हैं। तो अब हम जो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट करने वाले हैं वो किस चीज़ का करने वाले हैं, लीगल पर्सन का करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। लीगल पर्सन या कह सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, या कह सकते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन। ठीक है, अब इनकी हम जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम बात कर लेते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो सबसे पहले जो लीगल पर्सन है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो रियल एग्जिस्टेंस है, लेकिन जो उसकी पर्सनालिटी है वो काल्पनिक है, मतलब फिक्शन है। पर्सनालिटी इज फिक्सियस। फिक्सियस मीन्स कह सकते हैं कि फिक्शन है, मीन्स उसका फिजिकल जो बॉडी है वो नहीं है। अब दूसरे करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसमें जो मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया था कि ये आई ऑफ लॉ में ही रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी इसका फिजिकल बॉडी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब जो लीगल पर्सन है वो जो उसका लाइफ स्पैन होता है, जो कह सकते हैं कि कितने साल तक एग्जिस्टेंस में है, तो मोर देन वो 100+ ईयर्स में उसका एग्जिस्टेंस हो सकता है कंपनी का। ठीक है, अब जैसा मान के चलिए अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जो हमारा कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है, ठीक है, प्रेसिडेंट की पोजीशन हो गया। और दूसरे एग्जांपल में हम मान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का मान लेते हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है ये कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन जो पर्सन होते हैं, ठीक है, जो पर्सन इस पे अपॉइंट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन पोजीशन जो है वो कौन सी है, वो प्रेसिडेंट की ही है। तो इसको हम बोलते हैं कॉरपोरेशन सोल बोलते हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि सभी लोग जानते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 16th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है, और ये अभी तक स्टिल नाउ में एग्जिस्टेंस है। तो ये देख सकते हैं कि कितना ईयर्स हो गया है इसको। तो कह सकते हैं कि जो लीगल पर्सन है उसका कोई लिमिटेड टाइम स्पैन नहीं होता है, वो जब तक वर्किंग में है तब तक उसका एग्जिस्टेंस में होता है। ठीक है, ये यहाँ पर तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि लीगल पर्सन के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने बात कर लिया। अब इसके हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि हम लीगल पर्सन में किस किस चीज को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब जब लीगल पर्सन की जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, लीगल पर्सन, इसमें हम 3 क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, पहला तो हम करेंगे ग्रुप और सीरीज ऑफ मेन,
ठीक है। दूसरा हम करेंगे इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन हो गया आपका, इसी में इंस्टीट्यूशन में जैसे कि आपका हो गया हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरीज हो गए। तो ये आपका दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। और तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारा क्या होगा, फंड्स हो गया और स्टेट हो गया, ठीक है। अब चलिए इनको हम एक बार देख लेते हैं। अब ग्रुप और सीरीज ऑफ मेन की बात करते हैं, तो ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ मेन इसको हम कह सकते हैं जो जनरली होता है, ये हमारा कॉरपोरेशन हो गया। जो कंपनी होती है वो ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन जो कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है। और जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज जब किसी कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉरपोरेशन एग्रीगेट। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के पर्सन ने जो एक साथ कंपनी जब मिलकर एक कंपनी बनाई है तो वो हमारा क्या किस में काउंट रहता है, कॉरपोरेशन एग्रीगेट में आ जाता है। अभी हम इसको क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि ये जो कॉरपोरेशन एग्रीगेट हो गया, कॉरपोरेशन सोल हो गया, ये क्या चीज़ है, तो अभी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन में जो हमारे जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरीज हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक जो पर्पस होता है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्टेब्लिश्ड होते हैं, ठीक है। इसमें इसमें भी ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा कह सकते हैं इस्टेब्लिश किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। तो ये हमारा सेकंड क्लास है। इसमें जो जैसे कि कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन कभी कभी तो ये जैसे हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कभी कभी तो लोग मिलकर इसको एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई एक पार्टिकुलर पर्सन जो फंडिंग करता है उसके द्वारा ही, इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। तो इसमें जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, टेम्पल हो गए, पब्लिक अथॉरिटीज़ हो गई, तो ये हमारे किस में काउंट होते हैं, इंस्टीट्यूशन में काउंट होते हैं, अथॉरिटीज़, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं फंड और स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो फंड ये होता है कि मान के चलिए जो डिजीज पर्सन होता है, ठीक है। फंड और स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम किसकी बात करते हैं, डिजीज पर्सन की बात करते हैं, कि जो उसकी सिक्योरिटी होती है, जो उसका अमाउंट होता है, जो प्रॉपर्टी होती है वो सिक्योर्ड रहती है, ठीक है। जैसे कि अब एग्जांपल में डिजीज पर्सन किसको मानेंगे, जैसे मान के चलिए कोई डेड पर्सन है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी जो अमाउंट है, होल्डिंग है, वो एक लीगल एंटिटी में रहती है, उसको होल्ड किया जाता है। फिर डेड पर्सन हो गया, फिर दोबारा दूसरा जो हमारा होता है बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये इसमें किस में आ जाती हैं, फंड और स्टेट में आ जाती हैं। तो एक बार जो हमारी डिफिनेशन की अगर उसमें देखें तो ये हमने लीगल पर्सन के क्लासिफिकेशन में कर लिया है, ठीक है। अब जब हम इसको एक बार नेचुरल और लीगल पर्सन में अगर हम एक नॉर्मली क्लासिफिकेशन में एक रफली देख लेते हैं, तो रफली में क्या हो गया, जो नेचुरल पर्सन है वो क्या कहते हैं, रियल और लिविंग पर्सन है। लीगल पर्सन हमारा क्या हो गया कि वो इमेजिनरी है और लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, और वो भी वैसे ही कैपेबल राइट्स और ड्यूटीज को बियर करने में है जैसे कि नेचुरल पर्सन है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि जो नेचुरल पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो कैसे होती है, वो उसके पास पावर ऑफ थॉट होती है, वो अपने चॉइस के अनुसार वो चीज़ें कर सकता है। लेकिन लीगल पर्सन क्या होता है, वो एक फिक्सन होता है जिसको जो उनको टर्म किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया फिक्सियस हो गया, ज्यूरिस्टिक हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। अब जब अगर लॉ की बात करते हैं, जब लीगल पर्सन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज हो गए, जैसे मान के लीगल पर्सन में
जो इडियट्स हो गए, डेड मैन हो गए, अनबॉर्न पर्सन हो गया, कॉरपोरेशन हो गया, कंपनीज हो गया, आइडल्स हो गए, इनको क्या कहा गया है, लीगल पर्सन कहा गया है। ठीक है। अब नेचुरल पर्सन में क्या हो गया, जैसे कि लेमैन की अगर हम बात करें तो जैसे कि जो अभी मैंने लीगल पर्सन की बात की है, जैसे इडियट हो गया, कंपनी हो गया, कॉरपोरेशन हो गया, आइडल हो गया, ये पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन में ये चीज़ें काउंट नहीं होती हैं। अब लीगल पर्सन में जैसे बात करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो मैंने अभी बात किया आपका लीगल पर्सन क्लासिफिकेशन में, ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ मेन में। ठीक है। तो इसमें जो क्या है, आपके कॉरपोरेशन है, कंपनीज है, यूनिवर्सिटीज है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो रोल है वो क्या है, कॉरपोरेशन सोल है। ठीक है। प्रेसिडेंट हो गया आपका, सोसाइटीज हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, नेचुरल पर्सन की अगर हम बात करें तो नेचुरल पर्सन में वो अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। आप जो लाइफ स्पैन की बात करते हैं, कितने टाइम पीरियड तक वो सरवाइव कर सकता है, लाइव कर सकता है, उसकी मतलब जो अवधि है वो कैसे है। तो जो नेचुरल पर्सन की होती है, ह्यूमन बीइंग की होती है, वो शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। और जो कंपनीज की होती है वो 100+ ईयर होती है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। ठीक है। जो कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, जो एस्टेब्लिशमेंट उसका हुआ था 16th सेंचुरी में हुआ था, वो अभी अगर देखें तो काफ़ी ईयर्स हो गए हैं। ठीक है। तो ऐसे में जो हमारा नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन का क्लासिफिकेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टेटस की बात कर लेते हैं। स्टेटस में जब हम करते हैं तो लीगल पर्सन हमने यहाँ बात कर लिया, तो अभी जो क्लासिफिकेशन में मैंने बात किया कि इडियट हो गया आपका, अनबॉर्न पर्सन हो गया, डेड पर्सन हो गया। ठीक है। तो इनकी क्या, इनको भी क्या जो लीगल पर्सन में इनको क्या इनकी पर्सनालिटीज है, कब इनके राइट्स बियर कर सकते हैं, तो वो भी हम अब क्लासिफिकेशन इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो लीगल पर्सनालिटी ऑफ नॉन ह्यूमन बींग्स है, जैसे कि लीगल लीगल स्टेटस ऑफ नॉन ह्यूमन बींग। ठीक है। अब नॉन ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल हो गया। ठीक है। दूसरे में हम देखेंगे डेड मैन हो गया। और तीसरे में हम देखेंगे अनबॉर्न पर्सन हो गया। ठीक है। अनबॉर्न पर्सन के क्या और लीगल स्टेटस है, उनकी लीगल पर्सनालिटी है, वो हम देखेंगे अनबॉर्न पर्सन का। तो सबसे पहले अगर जब हम बात करते हैं लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल की बात करते हैं, तो अभी के टाइम में उनकी जो राइट्स हैं वो नहीं है। ठीक है। उनके राइट्स जो अगर हैं भी तो उस किसके द्वारा कंफर्म किए जाते हैं, वो ह्यूमन के पार्टिकुलर द्वारा उसको इन्फोर्स किया जाता है। मीन जैसे मान के चलते हैं कि किसी पर्सन का पेट है। ठीक है। तो पेट है, तो अगर वो किसी पर्सन को बाइट कर लेता है तो वो पर्सन जो उसके उसके खिलाफ जब कंप्लेन करेगा तो उस पर्सन के खिलाफ करेगा कि उसके पेट ने उसको हार्म पहुंचाया है। लेकिन जब हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें पूरी पता होनी चाहिए कि जो आज का मॉडर्न क्या हो गया और एंशियंट में क्या रूल था, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो उसमें जब एंशियंट की बात करते हैं तो एंशियंट में ये अधिकार था, उनका एनिमल का जो लीगल स्टेटस था, उनकी पर्टिकुलर राइट्स एंड ड्यूटीज हुआ करती थी। अगर कोई भी एनिमल किसी भी पर्सन को हार्म पहुंचाता था या उससे किसी को डेथ हो जाती थी उस एनिमल को, तो उसको ठीक वैसे ही पनिशमेंट मिलती थी जैसे ह्यूमन को पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है। उसमें भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी। जैसे कि मान के चलिए कोई ऑक्स है, बैल है, उसके सींग के द्वारा किसी के द्वारा उसको घायल हो जाता है कोई पर्सन, तब उस ऑक्स को भी जो पनिशमेंट मिलती थी वो काफ़ी ब्रूटल पनिशमेंट मिलती थी। तो अब अगर एंशियंट की बात करें तो एंशियंट में, और बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन अब बताते हैं कि जो एंशियंट में उसको जब पनिशमेंट मिलती थी तो लोगों द्वारा उसको पत्थर मार मार कर उसको मार दिया जाता था। और उसको जो अब कह सकते हैं क्या उसकी हालत होती है, तो उसको ऐसी कंडीशन होती है जो एनिमल को उस टाइम ट्रीट किया जाता था।
जब हम बात करते हैं कि जैसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट और एनिमल्स हो गए, जैसे कॉक्स हो गए, बुल हो गए, ठीक है, डॉग्स हो गए, और जो इवन यहाँ तक कि जो ट्रीज के ट्रंक थे, अगर वो किसी पर्सन के ऊपर गिर जाते थे या उनके गिरने के बाद पर्सन की मृत्यु हो जाती थी, तो उनको भी होमिसाइड के रूप में उस जो ट्री का था उसको भी देखा जाता था। ये एंशियंट टाइम में था, ठीक है। अब जब मॉडर्न लॉ की हम बात कर लेते हैं, मॉडर्न लॉ में क्या है कि जो अब लॉ है, ठीक है, वो एनिमल को बियर ऑफ राइट और ड्यूटीज में रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसमें क्या करता है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पर्सन के द्वारा उनको ग्रांट की जाती है कि जिस भी पर्सन का पेट है वो उस पनिशमेंट के लिए लायबल रहेगा या उस कंपनसेशन के लिए लायबल रहेगा। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल के बारे में, ठीक है। अब हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन है डेड मैन की बात कर लेते हैं। तो डेड मैन सबसे पहले तो नॉट लीगल पर्सन है, ठीक है, वो लीगल पर्सन नहीं है। लीगल पर्सन, डेडमैन जो है लीगल पर्सन नहीं है। ये कहा जाता है कि जैसे ही जब ये फिजिकल जो पर्सन जो डेड मैन है अगर पहले जब लिविंग पर्सन में होता है, तो जैसे ही उसका डेड होता है तो वो लीगल पर्सनालिटी वैसे ही सीज हो जाती है उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब इसके राइट्स और ड्यूटीज की हम बात करते हैं, तो राइट और ड्यूटीज कैसे बियर करता है। तो लॉ में ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो डेड पर्सन है, वैसे तो कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है, क्योंकि राइट एंड ड्यूटीज सिर्फ नेचुरल पर्सन की लिविंग पर्सन में होती है। उसकी पर्सनालिटी जब तक होती है लीगल पर्सनालिटी, तब तक उसके पास राइट एंड ड्यूटीज होती हैं। लेकिन लॉ के द्वारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड किया गया है, उसमें उसके अनुसार जो डेड मैन का है उसमें उनको ग्रांट किया गया है, किसमें, एक तो उनकी जो डेड बॉडी की जो रिस्पेक्ट है, डेड पर्सन की रिस्पेक्ट है, वो हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद जो जैसे कि मान के चलिए कोई डेड पर्सन है, उसको सामने वाला पर्सन अगर उसको उसके रिस्पेक्ट को या उसको उसको डिफेम कर रहा है, तो उसके खिलाफ लॉ उसको एक्शन कर लेता है, कर सकता है। अब बरियल की बात करते हैं, जो दफनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो डेड मैन की जो कहा जाता है कि अगर कोई उसको दाह संस्कार करने नहीं आता है, तो लॉ उसको करता है कि उसको जो डेड बॉडी है उसका रिस्पेक्टफुली दाह संस्कार किया जाए, ठीक है। तो ये जो हमारे, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जो डेड मैन है, ठीक है, इनको भी लॉ द्वारा कुछ स्पेशल केसेस में उनको रेस्पेक्टफुली इसे बरियल बरियल हो गया, दफनाने को हो गया, तो इसमें लॉ द्वारा उनको भी राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बात किया कि जो रिस्पेक्ट और डिफेमेशन की बात किया, तो अगर क्योंकि डेड मैन तो अपने खिलाफ रिस्पेक्ट और डिफेमेशन का बात नहीं कर सकता है, तो इसमें ये जब कंसर्न होता है कि डिफेमेशन का कब इसको इम्प्लीमेंट किया, तो जो उसके रिलेटिव होते हैं, अगर कोई पर्सन उसके बॉडी के खिलाफ या उसके पहले पर्सनालिटी के खिलाफ उसको डिफेमेट करता है, तो उसके रिलेटिव जो है उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम अनबॉर्न पर्सन की बात करते हैं, तो अनबॉर्न पर्सन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें एक तो हमारा थर्ड हो गया, अनबॉर्न पर्सन हो गया, और अभी फोर्थ इसमें हमारा छूट रहा था, तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, लीगल स्टेटस ऑफ आइडल और मॉस्क हो जाएगा, ठीक है। आइडियल और मॉस्क, ये हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। अनबॉर्न पर्सन की बात कर लेते हैं। तो अनबॉर्न पर्सन में क्या रहता है कि जैसे ही चाइल्ड मदर के वॉम में आता है, ठीक है, वो ऐसे तो टेक्निकली पर्सन नहीं होता है, लेकिन लीगल फिक्शन के द्वारा जो ये कंसिडर किया जाता है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है, ठीक है, वो एक सर्टेन लीगल पर्सनालिटी उसको माना जाता है। और जैसे ही वो बॉन्ड, मतलब जो चाइल्ड है वो जिंदा अगर अलाइव बॉन्ड होता है, वैसे ही उसका जो लीगल स्टेटस है वो इमिडिएटली ग्रांट हो जाता है। इसको अनबॉर्न पर्सन को लीगल फिक्शन में जब वो वॉर्म में रहता है, मदर वॉर्म में, तो उसको लीगल फिक्शन द्वारा उसको एज अ ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो अलाइव मतलब जिंदा
बॉन्ड होता है तो उसका जो लीगल स्टेटस है वो इमिडिएटली ग्रांट हो जाता है। अब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लॉज में देखें, हिंदू लॉ में देखें, तो कुछ कंडीशन द्वारा कुछ इस जो कंडीशन प्रेस्क्राइब की जाती हैं तो उसमें उस जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसमें प्रॉपर्टी वेस्ट की जाती है, उसको राइट्स जो रहते हैं वो वेस्ट किए जाते हैं। अब इसे मान के चलिए इंग्लिश लॉ की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश लॉ में बात किया जाता है कि अगर कोई चाइल्ड है जो कि मदर वॉर्म में है, ठीक है, उसको अगर कोई प्रॉपर्टी है, जो फैमिली की जो प्रॉपर्टी है जिसमें उसका राइट है वो इमिडिएटली वेस्ट हो जाता है जैसे ही मदर वॉर्म में वो जो चाइल्ड होता है वो एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, अब जब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जब लॉज की बात कर लेते हैं कि जो इंडिया में लॉज हैं उसमें अनबॉर्न पर्सन के कहाँ कहाँ पर राइट्स हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो जो बेनिफिट अनबॉर्न चाइल्ड को दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, ट्रस्ट के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, जो तो ये हमारा क्या हो गया, अनबॉर्न पर्सन हो गया। अब आइडल और मार्क्स की बात कर लेते हैं। जो हमारा आइडल्स हो गए और जो मस्जिद हो गया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो लैंडमार्क जो केस था वो कौन सा था, प्रमथा नाथ मुलिक मुलिक वर्सेस प्रद्युमन प्रद्युमन कुमार मलिक, प्रद्युमन कुमार मलिक। इसमें इस केस में ये कहा गया था कि जो आइडियल है वो हमारे क्या है, उसको जुरिस लीगल पर्सन में उसको काउंट किया गया था, आइडल को जुरिस्टिक पर्सन कहा गया था। ठीक है, और इसमें जो जो देख रेख रहेगी आइडल की, जो गार्जियन रहेगा वो किसको कहा गया था, प्रीस्ट को कहा गया था। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं कि जो अगर हम गुरुद्वारा की बात करते हैं, ठीक है, मॉस्क की बात करते हैं, तो जो डिफरेंट उसमें जो केसेस अराइज हुए थे उसमें जैसे नेक्स्ट जस्ट केस की बात कर लेते हैं, योगेंद्र नाथ नस्कर वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स AIR 1969 की बात कर लेते हैं। तो उसमें जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, उनको ये कहा गया था कि वो कैपेबल हैं होल्डिंग प्रॉपर्टीज के। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि जो मॉस्क था, तो मॉस्क में जो पहला केस था मुल्ला बख्श वर्सेस हाफिजुद्दीन, जो कि 1925 का केस था। ठीक है, इसमें बोला था गया मॉस्क जो है उसको जुरिस्टिक पर्सन पहले बोला गया था, लेकिन जब यूके काउंसिल में जब ये कॉन्ट्रेरी मतलब विरोधाभास में चला गया तो उसमें ये जो मस्जिद साहिदगंज केस था 1940 का, उसमें ये बोला गया कि जो मॉस्क है वो जुरिस्टिक पर्सन नहीं है। ठीक है, तो ये जो अभी तक जो हमने ये लीगल स्टेटस देखा, तो ये भी पेपर में आपका जो एग्ज़ाम में आता है ये काफ़ी पूछ लिया जाता है कि लीगल स्टेटस ऑफ सेक्शन बी में पूछा जाता है। ये सेक्शन बी में पूछ सकता है, सेक्शन सी में भी इसको वाइड एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपका पूछ सकता है। तो सेक्शन बी में जब भी पूछेगा लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल, डेड मैन, अनबॉर्न पर्सन, आइडल एंड मॉस, तो ये चीज़ें आपको डिफाइन करनी रहेंगी। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम जब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा हो गया जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो किस में आता है, ये सेक्शन सी में आपका पूछा जाता है। और ये बहुत बार जो क्वेश्चन में काफ़ी बार ये रिपीटेड हुआ है, इसको कह सकते हैं जो हमारा कॉरपोरेट पर्सनालिटी हो गया। ठीक है, कॉरपोरेट पर्सनालिटी के नाम से भी आता है ये। ठीक है, और ये लीगल पर्सनालिटी के नाम से भी आता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आता है ये काफ़ी वाइड में है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट, और देन इसमें एक और चीज़ इंक्लूड होती है, थ्योरीज ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कॉरपोरेशन, ये सब एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये आपको स्टार्ट करता हूँ कि जो कॉरपोरेशन है उसका डिफरेंट 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 किस में क्लासिफिकेशन हुआ है, फिर ये इसकी थ्योरीज क्या हैं,
कौन कौन से पर्सन ने इनको प्रोपाउंड किया है, थ्योरीज दी हैं, ठीक है। फिर इसी में ही एक और टॉपिक जो काउंट होता है वो क्या है आपका, जो मैंने आपको थ्योरेटिकल में भी जब बताया था, डबल कैपेसिटी वर्सेस डबल पर्सनालिटी। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से इसको पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ें इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसको ईजिली से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम कॉरपोरेशन की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। कॉरपोरेशन की जब हम बात करते हैं तो कॉरपोरेशन बेसिकली है क्या। तो कॉरपोरेशन क्या है कि एक फिक्शन बॉडी है, मतलब फिक्शन है जिसको लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इसमें जैसे नेचुरल पर्सन होता है वैसे इसमें भी जो कॉरपोरेशन में भी राइट्स और ड्यूटीज वेस्टेड होती हैं, ठीक है। कॉरपोरेशन की भी राइट्स और ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। इसमें जो फेमस केस था वो आपका कौन सा केस था, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। किस ईयर का केस था ये आपका, 1897 का ये आपका केस था। इसमें ये बोला गया था कि जो कॉरपोरेशन की जो पर्सनालिटी है, ठीक है, कॉरपोरेशन की जो पर्सनालिटी है वो क्या है, वो डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है, पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसमें यह बात किया गया कि जो कॉरपोरेशन है उसके खिलाफ भी वाद दाखिल किया जा सकता है और वो भी किसी के खिलाफ वाद दाखिल कर सकता है, ठीक है। जो कॉरपोरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर, ये पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ ताकि जब पेपर में आए तो आप इसको जो इजी है उसको क्राफ्ट करने में। अ कॉरपोरेशन कैन sue एंड बी sued, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट था, जो कॉरपोरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है। कॉरपोरेशन कैन एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो जो करार होता है, जो संविदा होता है एक दूसरे पार्टी के, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट जब पॉइंट की बात करते हैं, कॉरपोरेशन क्या कर सकती है, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, और जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वो भी होल्ड कर सकती है। राइट्स एंड ड्यूटीज हो गया, ठीक है। ये हमारा जो कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हो गया, ठीक है। कॉरपोरेशन की जब हम बात किए थे, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब जो मेन जो ऑब्जेक्टिव हो कॉरपोरेशन का वो क्या है, जो कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल और फिक्सेस पर्सन है। ये भी मैंने आपको बता दिया, जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ सीरीज जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके द्वारा ये क्रिएट की जाती है। फिर और जो जिनके द्वारा क्रिएट की जाती है उनको क्या कहते हैं, हम मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इसकी जो इसेंशियल कंडीशन है कॉरपोरेशन की एग्जिस्टेंस, मतलब उसके अस्तित्व के एग्जिस्टेंस के लिए कौन कौन सी इसेंशियल कंडीशंस हैं, वो इसेंशियल कंडीशंस ऑफ कॉरपोरेशन, इसेंशियल कंडीशंस ऑफ कॉरपोरेशन कौन कौन सी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहला, ग्रुप और बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। किस काम के लिए, जो चीज का एस्टेब्लिशमेंट है फॉर सर्टेन पर्पस,
ठीक है, तब जाके उसको हम कॉरपोरेशन कहेंगे। ठीक है, और उस कॉरपोरेशन का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो कॉरपोरेशन की बॉडी है या जो कॉरपोरेशन का ग्रुप है वो उस एक्ट को कर रहा है, मीन्स उसके द्वारा वो कंपनी जो है, कॉरपोरेशन है, वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और जो कॉरपोरेशन का जो विल है वो लीगल फिक्शन, मीन्स कह सकते हैं कि जो विल है कॉरपोरेशन की, जो एट्रीब्यूशन है उसका कॉरपोरेशन का, वो लीगल फिक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये इसेंशियल कंडीशन है जो कि एक कॉरपोरेशन के लिए नेसेसरीज हैं। अब आगे नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं, जो कॉरपोरेशन और कंपनी हो गई वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ कॉरपोरेशन की जब हम बात करते हैं, तो काइंड्स ऑफ कॉरपोरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा कॉरपोरेशन एग्रीगेट, एग्रीगेट आता है। दूसरा हमारा आता है कॉरपोरेशन सोल आता है। ठीक है, अब जब एग्रीगेट की बात करते हो तो एग्रीगेट में हमारा आ जाता है ग्रुप और सीरीज ऑफ मैन। ठीक है, जब मिलकर किसी चीज का एस्टेब्लिश करते हैं तो वो हमारा कॉरपोरेशन एग्रीगेट होता है। सोल में क्या होता है, सबसे पहले चलिए पहले कॉरपोरेशन एग्रीगेट का ही हम देख लेते हैं। तो इसमें जो पॉइंट रहेगा, सबसे पहले जो मैंने बात किया, ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ मैन द्वारा कोई भी चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, अब उसमें ये हो सकता है कि जो उसके जो शेयर होल्डर हैं, ठीक है, वो लिमिटेड भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग दुनिया के किसी भी अलग अलग मतलब कंट्रीज में भी हो सकते हैं, अलग अलग एरियाज में भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो कंपनी होती है वो डिफरेंट फ्रॉम शेयर होल्डर होती है। ठीक है, और जो पर्सनालिटी होती है उसमें जो कंपनी की जो पर्सनालिटी होती है वो शेयर होल्डर की पर्सनालिटी से डिफरेंट होती है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी कंपनी की होती है वो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं चीज़ों का, तो जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की या शेयर होल्डर की उसमें लिंकअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती है कंपनी की वो भी किससे होती हैं, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के उनसे भी वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पहले कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किससे, इस शेयर होल्डर से कर सकती है। अगर कोई कंपनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है या कुछ भी डैमेज करती है तो वो टॉर्ट के लिए लायबल होती है, कंपनसेशन वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन जो मेंबर होते हैं शेयर होल्डर के, ठीक है, जो शेयर होल्डर के मेंबर होते हैं वो रिड्यूस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं, जो कंपनी कह सकते हैं कि वो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन भी हो सकती है और नॉन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन भी हो सकती है। अब जब हम कॉरपोरेशन सोल की बात करते हैं तो कॉरपोरेशन सोल में क्या हो गया, सोल मीन्स जो हमारे वन बॉडी हो गया। ठीक है, सोल में कह सकते हैं कि इसमें इसमें हमने ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ मेन कहा, जो एक मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था, टेक्नोलॉजी थी, वो इसमें थी। कॉरपोरेशन सोल में भी वैसे ही इसमें जो हम बात करते हैं तो इसमें सीरीज ऑफ सक्सेसिव पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, सक्सेसिव मीन्स क्या, किस चीज का डिनोट करता है कि एक पर्सन के बाद दूसरा पर्सन, दूसरे पर्सन के बाद तीसरा पर्सन। ठीक है, लेकिन जब तक एक पर्सन वहां पर है दूसरा पर्सन वहां तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वो पर्सन अपनी जो पोजीशन है वो लीव ना कर दे, खाली ना कर दे, वेकेट ना कर दे। ठीक है, अब जैसे ये जो पॉलिटिक्स में होता है, ठीक है, ये वहां पर ये चीज़ें होती है कि परपेचुअल सक्सेशन में चीज़ें काउंट कर सकती हैं, जिसमें जो सिंगल पर्सन होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जो ऑफिस होता है उसमें वो फंक्शन परफॉर्म करता है, और जब पर्सन वहां से वो रिमूव होता है या जब सीट वहां से खाली होती है तब दूसरा पर्सन उसी पोजीशन पे अपॉइंट होता है, तो उसको हम कह सकते हैं वो हमारा कॉरपोरेशन ऑफ सोल होता है। ठीक है,
और उस पर्सन की जो कैपेसिटी होती है वो वहां से परचेस करने की होती है, होल्ड करने की होती है, ठीक है, वो वहां से उसको पावर मिलती है। अब कॉर्पोरेशन सोल की जब हम बात करते हैं, कॉर्पोरेशन सोल हमारा परपेचुअल है, ठीक है, लेकिन जो कुछ केस में जो ड्यूरेशन होती है उसकी कॉर्पोरेशन ऑफ सोल की, वो अपने हिसाब से वो मैनेज करते हैं, ठीक है। और जैसे ही जो उसकी वैकेंसी होती है, जब तक वैकेंसी नहीं रिलीज तब तक उस पर्सन को रिमूव करके दूसरा पर्सन वहां पर नहीं आ पाता है, ठीक है, नहीं आ सकता है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो पोस्ट है वो कौन सी पोस्ट है, प्रेसिडेंट की हो गई, ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है, इसमें क्या रहता है, प्राइम मिनिस्टर दो चेयर है, ठीक है, जो चेयर है जब तक एक पर्सन वहां पर उस पोजीशन पे है तब तक दूसरा पर्सन वहां पर नहीं आ सकता है। लेकिन जो ये चेयर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की है, ये हमारी क्या है, कॉर्पोरेशन सोल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो पर्सन प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था डबल कैपेसिटी और डबल पर्सनालिटी की, तो इसी चीज़ों से मैं आपको लिंक अप करके बताऊंगा, वो अभी आगे बताएंगे जब ये हमारा इसका जो कॉर्पोरेशन जो लीगल पर्सनालिटी हो गया, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेशन हो गया, ये जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। चलिए, अब जो हम इसका कॉर्पोरेशन के हमने काइंड्स देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेशन है वो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है। थ्योरीज ऑफ थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेशन जो हम बात कर लेते हैं, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेशन कितने टाइप की होती हैं, बेसिकली 5 टाइप की होती हैं, ठीक है। तो 5 टाइप की, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा होता है कौन सा होता है, फिक्सन। अब देखिए जो टर्मिनोलॉजी है उसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो थ्योरी क्या कहना चाह रही है। फिक्शन थ्योरी मीन्स इमेजिनरी, काल्पनिक हो गया, ठीक है। देन दूसरा जब हम बात करते हैं रियलिस्ट थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें जो कॉर्पोरेशन को एज अ रियल कहा गया है, ठीक है, तो हमारा रियलिस्ट थ्योरी में आ जाता है। फिर तीसरा जो हमारा आता है कंसेशन थ्योरी। कंसेशन थ्योरी में आपको वर्ड से पता ही चल रहा है कि कुछ प्रिविलेज टाइप का है, मीन्स जो कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, कंसेशन थ्योरी हो गया, ठीक है। अब पर्पस थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। तो पर्पस थ्योरी में क्या हो गया कि जब कोई कॉरपोरेशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वहां पर बिल्टअप होता है या इस्टेब्लिश होता है, अगर वो उस चीज़ के लिए काम नहीं करता है तो फिर उसको कॉरपोरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रैकेट थ्योरी। ब्रैकेट थ्योरी को हम सिंबलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ये कभी कभी दूसरे नाम से भी पूछ लिया जाता है, ब्रैकेट थ्योरी या सिंबलिस्ट थ्योरी। अब सिंबलिस्ट थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी को आप जानते ही हैं, ठीक है, कि एक बाउंड्रीज होती है, उसके अंतर्गत जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपना जो राइट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं उनके जो थिंकर्स हैं, कौन कौन से थिंकर है, किन्होंने ये थ्योरी प्रपोन की है, उसको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो जो फिक्सन थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रपोन की गई थी, वो सेवेगनी द्वारा प्रपोन की गई थी, ठीक है। सेवेगनी ने क्या कहा था कि जो इसमें मीन्स इस थ्योरी के अनुसार जो कॉर्पोरेशन की जो पर्सनालिटी है, ठीक है, वो किससे अटैच रहेगी, जो पर्सनालिटी है वो किससे अटैच रहेगी, आपकी कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशन हो गया, और जो फंड्स हैं वो उनसे अटैच रहेंगे, और वो पूरा क्या रहेगा, आपका लीगल फिक्सन रहेगा, ठीक है। इसमें ये बोला गया था कि जो पर्सनालिटी ऑफ कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो डिफरेंट रहेगी जो पर्सनालिटी ऑफ मतलब कह सकते हैं कॉरपोरेशन ऑफ पर्सन, जो डिफरेंट रहेगी, जो मेंबर है वहाँ के उनकी पर्सनालिटी से वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहेगी, ठीक है। और इसमें फिर जो सामंत थे, सामंत के अनुसार क्या कहना था, सामंत के अनुसार ये कहना था, जिसमें दो लोग थे, सामंत एंड हॉलैंड, ठीक है। इसमें
जो थिंकर हो गए, कितने हो गए, 3 थिंकर हो गए, ठीक है। पहला तो समझने द्वारा क्या है कि पर्सनालिटी जो है वो किस में इंक्लूडेड रहेगी, कॉर्पोरेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, फंड हो गया, जिनको लीगल फिक्शन द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और इन्होंने ये भी चीज़ें बोली थी कि जो कॉर्पोरेशन की जो पर्सनालिटी रहेगी वो मेंबर की पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा वो दोनों डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। अब सामन और हॉलैंड ने क्या चीज़ें कही थी, उन्होंने ये बोला, उन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। और इन्होंने ये इस थ्योरी को जो आउटकम निकला था कि ये जो थ्योरी है मेटाफर है, फिक्शन है, मीन्स काल्पनिक है। और इसकी जो थ्योरी के मेन डिफेक्ट थे वो ये थे कि ये जो थ्योरी थी वो सिर्फ लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट करती थी, बाकी इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं रियलिस्ट थ्योरी के बारे में, तो रियलिस्ट थ्योरी के जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे, जर्मन ज्यूरिस्ट थे। उनका नाम क्या था, ठीक है, जर्मन ज्यूरिस्ट थे जिनका नाम था जेर्क नाम था, ठीक है। और फिर ये थ्योरी फॉलोड की गई थी किसके द्वारा, सर फेडरिक पोलो, ठीक है, इनके द्वारा फर्दर ये फॉलोड की गई। और जो बाकी जो इसमें थिंकर थे, फेडरिक पोलॉक हो गए, ठीक है, गिल्डार्ट हो गए, मैटलैंड हो गए, इनके द्वारा ये फर्दर थ्योरी को आगे लेके जाया गया। अब जो जेर्क द्वारा थ्योरी कहा गया था, जेर्क द्वारा थ्योरी को क्या कहा गया था, उन्होंने बोला था कि जो कॉरपोरेशन है वो रियल है, लेकिन जो इसकी एंटाइटी है वो मिस्टीरियस है। मीन्स कि कह सकते हैं कि जो कॉरपोरेशन है उनको उन्होंने रियल कहा है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो जो भी एवरी ग्रुप, मीन्स कि जो सभी ग्रुप हैं उनका एक पर्टिकुलर रियल माइंड है, उनकी रियल सोच है, उनकी रियल पावर ऑफ एक्शन है, ठीक है। उन्होंने जो जेक थे उन्होंने ये बोला था। और जो इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने बोला था कि जो एवरी ग्रुप है, ठीक है, उनकी जो पर्सनालिटीज है वो खुद की है, ठीक है। चाहे कि फिर उन्होंने बोला था कि चाहे वो ग्रुप सोशल हो या पॉलिटिकल हो, ठीक है। और इन्होंने इस थ्योरी में ये चीज़ें बोली थी कि जो लीगल पर्सन है वो रियल पर्सनालिटी है, ठीक है। उसमें कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल हो गया, प्री जुडिशियल सेंस हो गया, वो ये जो वर्ड है इसमें इसी में इंक्लूड कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट जब आउटकम हम बात करते हैं रियलिस्ट थ्योरी का, तो उन्होंने बोला था कि जो कॉरपोरेशन है एग्जिस्ट वो ऑब्जेक्टिवली रियल इंटाइटी है, ठीक है। माना कि जो लॉ है उसको मेनली रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन उसको एग्जिस्टेंस में जो चीज़ें रहती हैं वो उसी में इफेक्टेड रहती हैं। और जब हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं कंसेशन थ्योरी की, तो कंसेशन थ्योरी में जो इनके जो थिंकर थे, सामंड हो गए, डाइसी हो गए एंड सवेगनी, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा था कि जो भी रियलिटीज हैं, जैसे कि मान के चलिए कह सकते हैं रियलिटीज जो सॉवरिन है, इंडिविजुअल है, ठीक है, और जो अदर ग्रुप्स हैं वो कह सकते हैं कि जो पर्सन की जो एक राइट्स जो रिकॉग्निशन है उसको ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। कि जो इसको मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जो पर्सन की रियलिटी होती है, ठीक है, वो सॉवरेन हो गया, इंडिविजुअल जो सॉवरेन और इंडिविजुअल जो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं वो कभी इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकती हैं, ठीक है। फिर क्या कहा गया था, उन्होंने जो पर्सन है उसको ट्रीट किया गया था, उनको जैसे कंसेशन हो गया, जैसे पार्ट ऑफ, अगर वो पर्सन जो भी पर्सन है अगर वो इंक्लूडेड है किसमें, सॉवरेन में हो गया, तो उसको उन्होंने कंसेशन के रूप में किया गया था कि जो उसको स्पेशल प्रिविलेज है उस पर्सन की या इंडिविजुअल को, वो वहाँ पर उसको प्रोवाइड करने की बात कही गई थी, ठीक है। जैसे कि जो लीगल पर्सन की जब हम बात करते हैं, जैसे जुरिस्टिक पर्सन हो गया, ठीक है, जब जुडिशियल में हम बात करते हैं तो जुडिशियल में क्या होता है, जुडिशियल की अपनी एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है। तो वो कहाँ पर एक्सरसाइज करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, तो वो अपने मन मुताबिक कर सकती है।
तो ये पावर उसको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर एक कंसेशन थ्योरी की हम कह सकते हैं वहाँ पर कि चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। फिर बात करते हैं पर्पस थ्योरी की, ठीक है। अब पर्पस थ्योरी में जो इसमें जो थिंकर थे, पर्पस थ्योरी में कौन थे, जर्मन ज्यूरिस्ट थे, जो कि कौन थे, ब्रिंस थे, ब्रिंच हो गए, और बेकर, बेकर, ठीक है। इनका कहना था कि जो पर्सनालिटीज है, ठीक है, वो सिर्फ किसके द्वारा एंजॉय करनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही एंजॉय करनी चाहिए, ठीक है। और ये थ्योरी जो ब्रिंस और बेकर द्वारा ये पर्पस थ्योरी की इन्होंने ये चीज़ें कही थी। लेकिन जो सामन थे उन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये ये जो जो कह सकते हैं कि जो पर्सनालिटी है जो ह्यूमन बीइंग द्वारा से भी इंजॉय करनी चाहिए, वो एप्लीकेबल किस पर नहीं होगी, कॉरपोरेशन सोल पे नहीं होगी, जिसमें एक पर्टिकुलर जो ऑफिस होता है, चेयर होती है, उस पर जो पर्सन अपॉइंटेड होता है, ये उस पे ये चीज़ें पर्सनालिटी इंजॉय करने का उसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैकेट थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें पार्टिकुलर जो एक लिमिट सेट कर दी जाती है, उसके अंदर जो भी पावर्स होती है वो एंजॉय कर दी की जाती हैं। अब इसमें जो इसके जो मेन प्रपोनेंट थे वो कौन थे, आयरिंग थे। जो थिंकर थे, मेन थिंकर कौन थे, आयरिंग हो गए। आयरिंग ने क्या चीज़ें कही थी इस थ्योरी के, ब्रैकेट थ्योरी में जो सिम्बलिस्ट थ्योरी उन्होंने बोला था, उसके अनुसार उनका क्या कहना था, उसके अनुसार इनका कहना था कि जो मेंबर हैं कॉरपोरेशन के, ठीक है, वो उस जो कॉरपोरेशन है उसके वो राइट एंड ड्यूटीज के वो बियरर है, मीन्स वो कह सकते हैं कि वो मेंबर ही उस कंपनी के राइट एंड ड्यूटीज के बियरर है, जो कि उस कॉरपोरेशन और जो उसके कन्वीनियंस हो रहा है, ठीक है, उसके जो प्रैक्टिसेबल मूवमेंट है, ठीक है, जो भी उसमें जो काम हो रही हैं उसके उस कॉरपोरेशन के मेंबर की पर्टिकुलर अपनी एक राइट और ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। लेकिन उनमें भी एक ब्रैकेट, एक लिमिटेशन प्लेस किया गया है, जिसको उन्होंने ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट थ्योरी सिम्बलिस्ट थ्योरी के नाम से उन्होंने कहा है। अब इस थ्योरी की वीकनेस क्या है वो हम देख लेते हैं। वीकनेस की बात करते हैं तो इसमें ये इंडिकेट नहीं किया गया है कि कब ये ब्रैकेट हटाया जा सकता है और ये कब ये जो मास्क है किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो लिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये तो इसमें वीकनेस हो गई। अब आयरिंग का और इसमें क्या चीज़ें कहना था, उनका एक इसमें क्या चीज़ें उन्होंने कहा है कि जी जो कॉरपोरेट पर्सनालिटी है, ठीक है, वो मेयरली एक इकोनॉमिक डिवाइस है, मीन्स कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट और गेन का है उसी पर्पस के लिए वो चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं, ठीक है। और ये जो सिंपली कह सकते हैं कि जो हमने सिंपल डेफिनेशन में किया कि ये जो लीगल रिलेशन है उनके उनको उनके जो लीगल रिलेशन द्वारा जो इनका टास्क है कोऑर्डिनेटर का है, लीगल रिलेशन द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थी जो आपके सामने, पांच थ्योरी थी, फिक्शन थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, पर्पस थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, ठीक है। ये पांच थ्योरी कॉरपोरेशन में आती हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेक्शन सी में पूछा जाता है, तो आपको विद डेप्थ एक्सप्लेनेशन और जो प्रोपाउंडर है उनके नाम आप उसको हाईलाइटेड करके ही लिखिएगा, ताकि जो कॉपी, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसको वो चीज़ें ईजिली से विजिबल हो जाए, तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी जो मार्क्स गेन की कैपेसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो हमने आपसे टॉपिक की बात किया था, जो डबल कैपेसिटी, डबल कैपेसिटी और डबल डबल पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो डबल पर्सनालिटी का जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इंग्लिश लॉ में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। जो पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट है, पर्सनालिटी हमेशा सिंगुलर पर्सनालिटी ही एग्जिस्टेंस में है,
क्योंकि अगर डबल पर्सनालिटी हो जाएगी तो जो भी पोजीशंस रहेंगे, जो हाईली ऑफिस हैं, ठीक है, जो अलग अलग पर्सन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे हैं, तो उसका वो मिसयूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप जब डबल कैपेसिटी की बात कर सकते हैं तो इसमें जो एक पर्सन होता है, ठीक है, जैसा मान के चलिए ये पर्सन हो गया, ठीक है। अब वो एक कंट्री का सिटीजन भी है, ठीक है, वहाँ का नागरिक भी है, और वहाँ पर एक मिनिस्टर के उसमें भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर उस पर्सन की क्या हो गई, डबल कैपेसिटी हो गई। ठीक है। लेकिन उसकी वो अपना काम डबल पर्सनालिटी के रूप में नहीं कर सकता है, डबल कैपेसिटी ही उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन जब वो किसी चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो सिंगल पर्सनालिटी में ही उसको काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि वो एज अ मिनिस्टर उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या वो एज अ सिटीजन काउंट कर रहा है। तो उसको जो एक सिंगल पर्सनालिटी है उसी के अंतर्गत इसको चीजें मानी जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट था आपका वो भी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है। तो जो ये आपका यूनिट फर्स्ट था, जो लीगल पर्सन का था, वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसका जो यूनिट आने वाला है, ठीक है, मैं इसका एक बार क्वेश्चन जो मैंने जो ये आपका लीगल पर्सन का जो क्वेश्चन था, वो कौन सा क्वेश्चन था जो सेक्शन से में पूछा जाता है, वो ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, लीगल पर्सनालिटी हो गया, आपका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हो गया, फिक्शन वर्सेस आर्टिफिशियल क्रिएशन हो गया। ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में बताया है, ये एग्जैक्टली आपको इसी टाइप में इसको आपको फ्रेम करना है। ठीक है। अब जैसे जब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में जो आप सबसे पहले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में आप क्या डिफाइन करेंगे, कॉरपोरेशन के जो टाइप्स होते हैं वो डिफाइन कर देंगे। तो इसमें टाइप्स में ये आपका कॉरपोरेशन एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है। एग्रीगेट हो गया। फिर कॉरपोरेशन आपका सोल हो गया, कॉरपोरेशन सोल हो गया। देन इसके बाद जब आप डिफाइन करेंगे, वो आप क्या डिफाइन करेंगे, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी आप डिफाइन करेंगे। ठीक है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अब जब लीगल पर्सनालिटी की जब आप बात करते हैं कि लीगल पर्सनालिटी में हम किस चीज़ को कहेंगे, तो लीगल पर्सनालिटी में जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी वो कौन से थी, तीन पार्ट में जो मैंने क्लासिफिकेशन आपका किया था। एक तो हमारा था ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ मेन था, ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ मेन था। ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशन था, और फिर लास्ट में क्या था, हमारा फंड था, फंड और ई स्टेट जो डिजीज पर्सन का था। तो ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ मेन में जो हमारा कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, वो चीज़ें आप लिंकअप कर दीजिएगा। तो ऐसे में ये चीज़ें आप इसको ईजिली सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए आप इस क्वेश्चन को ईजिली आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। और जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ठीक वैसे ही आप उसको एज अ चार्ट वे में आप उसको फ्रेम करके आप उसको पहले पेज पे ही उसको सेक्शन सी का जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें उसको पहले पेज में ही चार्ट फ्रेम कर दें, ताकि एग्जामिनर को ये आइडिया लग जाए कि हाँ ये जो स्टूडेंट लिखने वाला है वो कंटेंट से रिलेटेड ही लिखने वाला है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मार्क्स स्कोर गेन करने में। ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था, जो कह सकते हैं कि जो यूनिट वन था लीगल पर्सन, यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है। यूनिट टी जो हमारा रहेगा, जो हमारे लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, वो हम सेकेंड यूनिट में बात करेंगे। ठीक है। उसमें भी जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसका भी सेम इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते हुए आप आगे बढ़ें, और जो पहले मैंने जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी थी, जो क्वेश्चन आंसर थे, उनके अनुसार आप प्रैक्टिस करते रहें। और जो मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो यूनिट में एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ, उसको आप चीज़ समझने की कोशिश करिए, और इसको अच्छे से आप क्वेश्चन एग्जाम में आप इसको अपने अनुसार फ्रेम कर सकते हैं इजी लैंग्वेज में। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट यूनिट रहेगा। और चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो भी ये स्टूडेंट अभी उनके फ्रेंड्स और कलीग जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो चैनल है उसको शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ्रूटफुल और बेनिफिट उनको हो सके, ताकि जो मार्क्स उनके अभी तक नहीं आ पा रहे थे, वो चैनल को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि उनके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है। तो
सभी लोग को एग्ज़ाम की बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। क्योंकि जो पहले मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, अगर उससे आप ही स्टार्ट कर दिए होंगे तो एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को कमेंट करना ना भूलिएगा जहाँ पर आपको डाउट है या कहीं पर आप उसको पूछना चाह रहे हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, या कंटेंट रिलेटेड में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ और चीज़ें आपको समझना है, तो आप उसको चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको एज सुन एज उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ये सभी लोग को हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।